नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं रिवीजन असेसमेंट एंड ऑडिट एंड उसके साथ ही इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर एंड अरेस्ट चैप्टर का रिवीजन। तो ये दोनों चैप्टर को हम एक साथ रिवाइज करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर का रिवीजन। तो असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट का मतलब होता है डिटरमाइनिंग द टैक्स लायबिलिटी। आपका टैक्स कितना बनेगा ये डिटरमाइन करना क्या है? असेसमेंट है, असेस करना। और ऑडिट का मतलब क्या है? एग्जामिन करना रिकॉर्ड्स और रिटर्न, जो भी आपने फाइल करी है, टैक्स पेयर ने जो भी रिकॉर्ड एंड रिटर्न फाइल करी है उसको एग्जामिन करना, वेरीफाई करने के लिए क्या वो उसने रिटर्न सही भरी है, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करी है वो सही करे हैं और उसने जीएसटी के साथ कंप्लायंस की है या नहीं की है, उसे बोलते हैं ऑडिट। तो सबसे पहले बात करेंगे असेसमेंट की। असेसमेंट बहुत से टाइप के होते हैं, 4-5 टाइप के होते हैं, तो अपन बात करेंगे हर एक असेसमेंट की। सबसे पहले बात आती है सेल्फ असेसमेंट की। सबसे पहले बात आती है सेल्फ असेसमेंट की। सेल्फ असेसमेंट का मतलब टैक्स पेयर को ही बोल दिया गया कि आप खुद की लायबिलिटी खुद से असेस कीजिए। तो जब टैक्स पेयर खुद की लायबिलिटी खुद असेस करता है, जैसे जीएसटीआर 3B फाइल करता है, वो हर मंथ में रिटर्न फाइल करता है, तो वो क्या करता है? अपनी लायबिलिटी खुद असेस करता है कि मेरा कितना लायबिलिटी बनता है, कितना आईटीसी है, मेरे को कितना टैक्स पे करना है। तो उसे बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट, जब टैक्स पेयर खुद की लायबिलिटी खुद डिसाइड करता है। ठीक है, जस्ट लाइक इनकम टैक्स में आप खुद की रिटर्न भरते हो, इसी प्रकार से जीएसटी में भी आप खुद की रिटर्न भरते हो, तो आप सेल्फ असेसमेंट करते हो। तो सेल्फ असेसमेंट करते टाइम ध्यान रखो, अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, टैक्स पेयर को डिसाइड नहीं हो पाती कुछ चीजें। जैसे आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो टैक्स इज इक्वल टू क्या होता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू टैक्स रेट। अब मान लो किसी रीजन से टैक्स पेयर को ये नहीं पता लग रहा कि वैल्यू क्या लूं टैक्स लगाने के लिए, या फिर टैक्स पेयर को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं टैक्स रेट क्या यूज करूं। तो ऐसे केस में जब आप वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई नहीं पता लगा पा रहे, या फिर आप रेट ऑफ टैक्स क्या एप्लीकेबल होगी ये पता नहीं लगा पा रहे, आपसे हो ही नहीं पा रहा, तो ऐसे केस में आप ऑफिसर के पास जाओगे, प्रॉपर ऑफिसर के पास, और उसे बोलोगे कि बॉस हेल्प कर दो, मुझे बता दो कि मैं कितना टैक्स पे करूं। नॉर्मली मैं सेल्फ असेस ही करता हूं, बट आज मेरे से हो नहीं पा रहा है, आप प्लीज इसका बता दो क्या करूं। तो ऐसे केस में आप प्रॉपर ऑफिसर के पास जाओगे तो वो आपका क्या कर देगा? प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट का मतलब क्या है? जब टैक्स पेयर नहीं कर पाता तो ऐसे केस में ऑफिसर उसकी हेल्प करता है। वो एक बार के लिए प्रोविजनल अमाउंट बता देता है, कि वो एक बार के लिए अमाउंट बता देता है, कितना पे करो, उतना अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, बट अभी तक आपको फाइनल अमाउंट नहीं बताया। फाइनल लायबिलिटी अभी आपको बाद में बताएगा प्रॉपर ऑफिसर। तो प्रॉपर ऑफिसर को जब आप अप्लाई करोगे कि सर बता दो कितना टैक्स पे करूं, तो प्रॉपर ऑफिसर 90 डेज के अंदर अंदर, आपके अप्लाई करने के 90 डेज के अंदर अंदर आपको टैक्स बता देगा कितना पे करना है प्रोविजनली, एक बार के लिए आपको कितना टैक्स पे करना है। बाद में ये चेंज हो सकता है जब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास होगा, तो एक बार आपको टैक्स बता देगा कितना पे करना है। और उसके साथ ही अब कल को मान लो आपका टैक्स ज्यादा आ गया, फाइनल जब डिसाइड करेंगे, तो ऐसे केस में आप कहीं मुकर नहीं जाओ, तो उसके लिए आपसे क्या लिया जाएगा? बॉन्ड लिया जाएगा और सिक्योरिटी लिया जाएगा। बॉन्ड आपसे वादा लिया जाएगा, कल को अगर टैक्स ज्यादा बनता है तो आप पे करोगे, और सिक्योरिटी उसके साथ जमा करवानी पड़ेगी एट मैक्सिमम 25% ऑफ द बॉन्ड अमाउंट। उसके बाद जब आपका प्रोविजनल ऑर्डर पास कर दिया, आपको बता दिया कि इतना टैक्स पे कर दो, और आप उस पर टैक्स पे कर देते हो और आप बॉन्ड और सिक्योरिटी जमा करवा देते हो जितना आपको प्रॉपर ऑफिसर ने बोला था। अब उसके बाद 6 महीने के अंदर प्रॉपर ऑफिसर पूरा सब कुछ चेक करके और फिर आपको फाइनल ऑर्डर पास करेगा कि जिस ट्रांजैक्शन का आपने प्रोविजनल ऑर्डर करवाया था, अब आपको फाइनल ऑर्डर पास करेगा। वो बताएगा कि भाई अब आपको फाइनल अमाउंट कितना पे करना है। इस 6 महीने को 6 महीने से और एक्सटेंड किया जा सकता है, किसके द्वारा? जॉइंट और एडिशनल कमिश्नर के द्वारा। और इस 6 महीने को फिर फर्दर 4 साल से और एक्सटेंड किया जा सकता है कमिश्नर के द्वारा। तो अब जब वो फाइनल ऑर्डर पास करेगा, तो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी एज पर फाइनल ऑर्डर ज्यादा आती है जो आपको प्रोविजनल ऑर्डर में पे करवाया था, मान लो आपको जो प्रॉपर ऑफिसर है उसने बोला था कि 1 लाख रुपए पे कर दीजिए, तो आपने 1 लाख रुपए पे कर दिया, बट बाद में जब फाइनल ऑर्डर पास हुआ तब आपका टैक्स बन गया 1,50,000। तो ऐसे केस में आपको जो डिफरेंशियल अमाउंट है 50,000 रुपए, वो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो आपसे एक बार के लिए अमाउंट मांगा था, पर फाइनल अगर अमाउंट ज्यादा भी आएगा तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो 1,50,000 में से ऑलरेडी 1 लाख रुपए पे कर चुके हो, तो 50,000 आपको डिफरेंशियल अमाउंट फिर पे करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 18%। पर कब से लगेगा ये इंटरेस्ट? देखो, जो ड्यू डेट थी उसके नेक्स्ट डे से लेके जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने जो प्रोविजनल असेसमेंट करवाया था वो वाली सप्लाई आपने करी थी फरवरी में, कब? मान लो फेब 21 में करी थी। अब फेब 21 की रिटर्न कब होती है? 20 मार्च को। तो आपका टैक्स पे करने का ड्यू डेट क्या था? 20 मार्च को। तो 20 मार्च के बाद
21 मार्च, अगले ही दिन 21 मार्च से लेके जब तक आप टैक्स पे नहीं कर देते, जब तक आप एक्चुअल में टैक्स पे नहीं कर देते, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, तब तक आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% पर एनम की रेट से। अब उसके बाद अगर मान लो आपका फाइनल ऑर्डर में टैक्स अमाउंट कम आ गया, जितना आपने ऑलरेडी पे कर दिया उससे कम आ गया, मान लो यहां पे 1.5 लाख की बजाय अब अमाउंट आ गया 75,000, तो ऐसे केस में आपने ऑलरेडी 25,000 ज्यादा पे कर दिया, तो क्या गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी? नहीं, आपको 25,000 रुपए का गवर्नमेंट क्या दे देगी? रिफंड दे देगी। अब रिफंड अपने आप से नहीं देगी, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा RFD 01 में। फाइनल ऑर्डर पास होने के बाद आप RFD 01 में अप्लाई कर सकते हो रिफंड के लिए, और आपको 60 दिन के अंदर अंदर, आपके अप्लाई करने के 60 दिन के अंदर अंदर रिफंड मिल जाएगा। और अगर 60 दिन में गवर्नमेंट रिफंड नहीं देती है तो 61st डे से, जब आपने अप्लाई किया था उसके 61st डे से आपको इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा 6% पर एनम की रेट से, जब तक आपको अमाउंट रिसीव नहीं हो जाता। ध्यान रखना, अगर 3 अलग अलग बार आपने प्रोविजनल असेसमेंट कराया था तो तीनों को अलग अलग असेस किया जाएगा, कंबाइन नहीं किया जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी जो आपने जमा करवाई थी, एक बार फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाए उसके बाद आपकी सिक्योरिटी भी रिलीज कर दी जाएगी, आपकी सिक्योरिटी वापस कर दी जाएगी। उसके बाद बात आती है स्क्रूटनी असेसमेंट की। हमने बात किया अभी तक सेल्फ असेसमेंट का, प्रोविजनल असेसमेंट का, अब हम बात करेंगे स्क्रूटनी असेसमेंट का। देखो, पूरे देश में इतने सारे लोग रिटर्न फाइलें करते हैं, ठीक है, वो खुद से असेस करते हैं कितना टैक्स लायबिलिटी होगा, पर क्या हर व्यक्ति ईमानदार होता है? नहीं होता। तो वो कुछ गलती कर सकता है, या फिर वो जानबूझ करके टैक्स वगैरह कम पे कर सकता है, रिटर्न गलत फाइल कर सकता है। तो उसको चेक करने के लिए अब प्रॉपर ऑफिसर के, ये जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि सारी रिटर्नों को चेक किया जा सके। तो डिपार्टमेंट क्या करता है, कुछ रिटर्नों को सेलेक्ट करता है सैंपल बेसिस पे और उनकी क्या करता है, स्क्रूटनी करता है। तो उसे बोलते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट। जो रिटर्न रजिस्टर्ड पर्सन ने फाइल करी है उसमें से प्रॉपर ऑफिसर कुछ रिटर्नों को स्क्रूटनाइज कर सकता है, और उसमें अगर उसे कोई गलती मिलती है तो वो जो आपका टैक्स पेयर है उसको 30 दिन के अंदर अंदर उसे बोलेगा कि भाई आपकी ये गलती मिली है, तो आप 30 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई करो। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, रिटर्न स्क्रूटनाइज करेगा, करने के बाद आपको एक नोटिस देगा कि भाई आपकी ये गलती मिली है रिटर्न में, आप इस गलती का क्या रीजन है, 30 दिन में आप एक्सप्लेनेशन दो। तो अब रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी टैक्सेबल पर्सन होगा, टैक्स पेयर होगा, जिसको ये इशू किया गया नोटिस, वो क्या कर सकता है, या तो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सकता है, अगर वो मानता है कि हाँ गलती हुई है तो उस गलती को एक्सेप्ट कर सकता है, और उस गलती की वजह से कितना एडिशनल टैक्स बनता है वो टैक्स उसको पे करना पड़ेगा जो नोटिस में दिया गया है। बट हाँ, अगर उसे लगता है कि वास्तव में ये गलती नहीं है, ये सिर्फ प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि गलती है बट गलती नहीं है, तो ऐसे केस में वो अपना पक्ष रख सकता है, एक्सप्लेनेशन दे सकता है। और अगर एक्सप्लेनेशन प्रॉपर ऑफिसर को एक्सेप्टेबल है, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि हाँ यार सही बोल रहा है बंदा, तो वो क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट कर लेगा और मैटर क्लोज कर देगा, क्योंकि गलती थी नहीं। अब अगर गलती है और एक्सप्लेनेशन दिया आपने, या तो आपने एक्सप्लेनेशन दिया वो प्रॉपर ऑफिसर को एक्सेप्टेबल नहीं है, आप कुछ भी बोल रहे हो, या फिर आपने एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया, प्रॉपर ऑफिसर ने आपको नोटिस दिया और आपने उसको इग्नोर किया, आपने उसका कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, या फिर जो डिस्क्रिपेंसी थी उसे एक्सेप्ट तो कर लिया आपने, गलती तो मान ली, पर उसकी वजह से जो टैक्स बनता था वो आपने पे नहीं किया, कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर आपके अगेंस्ट क्या ले सकता है, एक्शन ले सकता है। अब क्या क्या एक्शन ले सकता है, अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे या फिर एक्सेप्टेबल नहीं है तो आपके अगेंस्ट एक्शन क्या लिया जा सकता है, आपकी ऑडिट कंडक्ट करवाई जा सकती है अंडर सेक्शन 65 और अंडर सेक्शन 66 आपकी ऑडिट कंडक्ट करवाई जा सकती है। अब ये दोनों कौन से टाइप की ऑडिट होती है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपकी ऑडिट करवाई जा सकती है, फिर आपका इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर करवाया जा सकता है, आपके ऊपर इंस्पेक्शन हो सकता है, सर्च हो सकता है, सीजर हो सकता है, या फिर आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है अंडर सेक्शन 73, 74, जो डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर में आएगा, अपन बात करेंगे। उसके बाद ये बात होती है स्क्रूटनी असेसमेंट की। अब देखो, अगर रिटर्न फाइल कर देता है तो सारा डिटेल अपने पास होता है, पर अगर रिटर्न फाइल नहीं की जाए तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है, अपनी जजमेंट के बेसिस पे आपका टैक्स डिसाइड करता है, जिसे बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इसका मतलब प्रॉपर ऑफिसर के पास पूरा डिटेल नहीं था, क्योंकि टैक्स पेयर ने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर को जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसके बेसिस पे अपना जजमेंट लगा के बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करना पड़ता है। वो दो केसेस में होता है, वो भी दो टाइप का होता है। एक तो रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर है बट उसने रिटर्न फाइल नहीं करी, रजिस्टर्ड पर्सन है पर उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, तो इसको बोलते हैं असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स।
ऐसे लोगों को बोलते हैं असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स, जो रजिस्टर हैं पर रिटर्न फाइल नहीं करी। तो बात करते हैं, अगर देखो सबसे पहले क्या करेगा डिपार्टमेंट, 20 तारीख जो ड्यू डेट होती है, हर महीने की 20 तारीख जो ड्यू डेट होती है रिटर्न फाइल करने की, उससे पहले सब लोगों को एक सिस्टम जनरेटेड मेल और मैसेज भेजेगा कि भैया ड्यू डेट आने वाली है, रिटर्न भर देना। और अगर ड्यू डेट क्रॉस होने के बाद भी डिपार्टमेंट फिर आपको एक मेल और मैसेज भेजेगा, जो लोगों ने रिटर्न नहीं भरी ड्यू डेट में उनको मेल और मैसेज भेजेगा कि भैया आपने डिफॉल्ट कर दिया, आप रिटर्न भर दो जल्दी से जल्दी। फिर भी लोग रिटर्न नहीं भरते हैं, तो ड्यू डेट के 5 दिन के अंदर अंदर, ड्यू डेट के 5वें दिन के बाद आपको एक नोटिस इशू किया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा कि बॉस आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है, अभी आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है, आप रिटर्न फाइल कर दो। और अगर ये 15 दिन में भी रिटर्न फाइल नहीं करता है असेसी या टैक्स पेयर, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा, जितना भी उसके पास इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे असेसमेंट कर देगा और उसका ऑर्डर अपलोड कर देगा। अब उसके पास इंफॉर्मेशन कहां से आई होगी, मान लो किसी व्यक्ति ने जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं करी पर जीएसटीआर 1 फाइल करी होगी, तो जीएसटीआर 1 जो आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल है उसे जीएसटीआर 1 से मिल जाएगा, या जीएसटीआर 2 से उसे इनवर्ड सप्लाई का डिटेल मिल जाएगा। ईवे बिल की जो पोर्टल है, जब भी ईवे बिल जनरेट किया होगा तो उसका डेटा प्रॉपर ऑफिसर को उससे मिल जाएगा। कोई ई इनवॉइस जनरेट किया होगा तो ई इनवॉइस का डेटा मिल जाएगा। तो यह सारे डेटा उनको मिल जाएगा प्रॉपर ऑफिसर को, और इसके बेसिस पे क्या कर देगा, असेसमेंट कर देगा। और ध्यान रखना, अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गया उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर अगर वो रिटर्न फाइल कर देता है, तो ऐसे केस में जो बेस्ट जजमेंट का असेसमेंट का जो ऑर्डर था वो विड्रॉ हो जाएगा। अगर 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर देता है, कौन बंदा, जो नॉन फाइलर था जिसने रिटर्न फाइल नहीं करी थी, ऑर्डर पास होने के 30 दिन के अंदर अगर भी कर देता है रिटर्न फाइल, तो ऐसे केस में ऑर्डर विड्रॉ कर लिया जाएगा। अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दूसरा कौन सा होता है, अब कई बार क्या होता है कि एक तो था बंदा रजिस्टर था, उसने रिटर्न फाइल नहीं करी, एक हो सकता है बंदा रजिस्टर ही नहीं था या फिर उसका रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया था। तो अगर कोई व्यक्ति लायबल था रजिस्ट्रेशन के लिए पर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया या फिर उसका रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया, तो इसका मतलब उसने रिटर्न फाइल नहीं करी होगी। तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर उसका क्या करेगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा, पर असेसमेंट ऑर्डर पास करने से पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा टैक्सेबल पर्सन को, कि 15 दिन दिए जाएंगे कि बॉस हम ऑर्डर पास करने वाले हैं, आप उसका रिप्लाई कर दीजिए। तो 15 दिन में जो भी रिप्लाई करेगा टैक्सेबल पर्सन अपना पक्ष रखेगा, उसको कंसीडर करते हुए ऑर्डर पास कर दिया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। अब दोनों टाइप की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के लिए दो कॉमन पॉइंट हैं कि भाई ये असेसमेंट जब होगा तो उसके साथ साथ सेक्शन 73 74 की प्रोसीडिंग भी चलाई जा सकती हैं, और ये जो असेसमेंट ऑर्डर होंगे ये 5 साल के अंदर अंदर आपको इशू करने पड़ेंगे। लेट्स से अगर कोई रिटर्न आपकी बात हो रही है मार्च 2022 की, मार्च 2022 की रिटर्न की बात हो रही है जो आपने फाइल नहीं करी, जिसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो रहा है, तो मार्च 22 का ड्यू डेट क्या होता है एनुअल रिटर्न फाइल करने का, 31 दिसंबर 2022। तो 31 दिसंबर 2022 से 5 साल के अंदर अंदर आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास करना पड़ेगा, उसके बाद बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं हो पाएगा। उसके बाद एक आता है समरी असेसमेंट। तो समरी असेसमेंट कब होता है, जब प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने लायबिलिटी इनकर करी और उसने टैक्स पे नहीं किया, और अगर उसको जल्दी से जल्दी नहीं पकड़ा तो वो भाग जाएगा, वो कभी भी हाथ में नहीं आएगा। तो ऐसे केस में जल्दी से जल्दी उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास करना जरूरी है। तो ऐसे केस में वो क्या कर सकता है, रेवेन्यू के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब टैक्स डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या कर सकता है, प्रॉपर ऑफिसर परमिशन लेगा एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर की। एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर की परमिशन लेने के बाद अगर उसे लगता है कि प्रॉपर ऑफिसर के पास एविडेंस है कि टैक्सेबल पर्सन ने कोई लायबिलिटी इनकर करी है और उसे पे नहीं किया है, और अगर ऑर्डर जल्दी से जल्दी पास नहीं किया गया तो ये रेवेन्यू के लिए अच्छा नहीं होगा, वो बंदा भाग जाएगा, हाथ नहीं आएगा। तो ऐसे केस में एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर की परमिशन के साथ समरी असेसमेंट ऑर्डर पास किया जा सकता है। तो अब ध्यान रखना, ये समरी असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया जाएगा अगर समरी असेसमेंट ऑर्डर पास करने के 30 दिन के अंदर अंदर अगर जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ये ऑर्डर पास किया गया था वो एप्लीकेशन लगाता है किसे, एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर को, और या फिर एडिशनल कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर को खुद से लगता है कि जो हम ये ऑर्डर पास किया गया है वो इरोनियस है, मतलब गलत है, फर्जी ऑर्डर है। तो ऐसे केस में वो क्या कर सकते हैं, इस ऑर्डर को विड्रॉ कर सकते हैं, और इस ऑर्डर को विड्रॉ करने के बाद उस व्यक्ति पे 73 74 के अंडर प्रोसीडिंग चलाई जाएगी। ऑर्डर तो विड्रॉ कर लिया जाएगा समरी असेसमेंट का, पर उसी के साथ समरी जो प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 73 74 चला दी जाएगी। एक और बात, अगर कहीं पे गुड्स पड़ा हुआ मिलता है डिपार्टमेंट को और ये पता नहीं लग पा रहा कि वो गुड्स किसका है,
तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट ये मान लेगा कि ये गुड्स जिसके अंडर पाया गया है, जिसके पास पाया गया है, वही व्यक्ति का गुड्स है और उसने उसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया और उससे रिकवर किया जा सकता है। ये बात है। ये बात होती है असेसमेंट की। हमने असेसमेंट की बात करी, सेल्फ असेसमेंट की, प्रोविजनल असेसमेंट की, स्क्रूटनी असेसमेंट की, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की, जो भी दो होती हैं, एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नॉन फाइलर्स और एक अंडरस्टेड पर्सन और एक समरी असेसमेंट। ये सारी असेसमेंट हमने बात की। अब हम बात करेंगे ऑडिट की। ऑडिट दो टाइप की होती हैं। दोनों ऑडिट कौन करवाता है? डिपार्टमेंट करवाता है। डिपार्टमेंट मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट दो टाइप की ऑडिट करवाता है। एक तो ऑडिट होती है जिसमें डिपार्टमेंट के खुद के लोग ही जाते हैं ऑडिट करने, तो ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी, जिसे बोलते हैं सेक्शन 65 की ऑडिट। और एक ऑडिट ऐसी होती है जिसमें डिपार्टमेंट के लोग खुद नहीं जाते, वो किसी सीए या फिर सीएमए को अपॉइंट कर देते हैं कि आप जाके ऑडिट करिए, तो ऐसे केस को बोलते हैं स्पेशल ऑडिट बाय सीए सीएमए सेक्शन 66 की ऑडिट। पहले बात करते हैं जब डिपार्टमेंट खुद जाके ऑडिट करता है। तो जब डिपार्टमेंट खुद जाके ऑडिट करता है तो वो ऑडिट की जाती है कमिश्नर या फिर उसके द्वारा जो बंदे ऑथराइज हैं उन लोगों के द्वारा इसकी ऑडिट की जाती है। कमिश्नर या फिर उसने जिस बंदों को ऑथराइज किया वो लोग जाके इसकी ऑडिट करेंगे। 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा, 15 दिन पहले बताया जाएगा एसएससी को कि भैया 15 दिन बाद तुम्हारी ऑडिट स्टार्ट करेंगे। और ये ऑडिट 3 महीने के अंदर कंप्लीट करनी होती है, जिसे 6 महीने से और बढ़ाया जा सकता है अगर कमिश्नर चाहे तो। कब से गिनेंगे 3 महीने 6 महीने? फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट। और कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट कब से मानेंगे, मतलब स्टार्ट कब से मानेंगे ऑडिट? या तो जिस दिन आपको सारा का सारा डेटा अवेलेबल करा दिया गया टैक्स पेयर के द्वारा, मतलब टैक्स पेयर से आपने जो भी डिटेल्स वगैरह मांगी थी वो प्रोवाइड करा दी, और एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट, जब से आपने एक्चुअल में स्टार्ट किया ऑडिट, विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में होगा वो माना जाएगा। अब मान लो कि 25 जनवरी को आपको क्या करवा दी गई, सारी डिटेल प्रोवाइड करा दी टैक्स पेयर ने, और आप उसके यहां पे ऑडिट करने 20 तारीख को ही चले गए थे, तो ऐसे केस में आपकी ऑडिट स्टार्ट कब से मानी जाएगी? 25 तारीख से मानी जाएगी। अब अगर मान लो उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई 15 तारीख को ही प्रोवाइड करा दी और आप ऑडिट करने गए 20 तारीख को, तो ऐसे केस में 20 तारीख विच एवर इज लेटर क्या माना जाएगा? स्टार्टिंग ऑफ ऑडिट, और यहां से 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करनी होगी, जिसे 6 महीने से बढ़ाया जा सकता है। अब क्या होगा? अब मान लो एक ऑडिट होती है जहां पे सीए सीएमए को भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है भाई? ऐसा क्या हो गया कि डिपार्टमेंट खुद नहीं कर पा रहा, तो अगर ये कब होगा? अगर किसी भी स्टेज पे इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन वगैरह चल रही है, अब प्रॉपर ऑफिसर चेकिंग वेकिंग कर रहा है, अब प्रॉपर ऑफिसर को उस बंदे का, टैक्स पेयर का बिजनेस वगैरह देख के लगता है, उसकी ट्रांजैक्शन वगैरह देख के लगता है कि ट्रांजैक्शन तो समझ से बाहर हो रही है, प्रॉपर ऑफिसर को समझ ही नहीं आ रहा कि वो कैसी कैसी ट्रांजैक्शन कर रहा है, इतनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, और उसे ऐसा लग रहा है कि भाई वैल्यू ऑफ गुड्स जो डिक्लेयर किया है ना उसने रिटर्न में, वो बहुत कम डिक्लेयर किया है, मतलब सही डिक्लेयर नहीं किया है, और आईटीसी उसने बहुत ज्यादा ले रखा है जितना उसका बनता नहीं था। अगर उसे ऐसा शक है और उसे ट्रांजैक्शन समझ नहीं आ रही, तो वो कमिश्नर को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई सीए सीएमए को अपॉइंट कर दो, जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, जो लोग इस ट्रांजैक्शन को समझ पाएंगे। तो जब ये रीजन है तो ऐसे केस में ऑडिट कंडक्ट करवाई जाएगी सीए सीएमए से। ठीक है, तो सीए सीएमए को ऑडिट करनी होगी, जिसे नॉमिनेट किया जाएगा कमिश्नर के द्वारा। उसकी जो रेम्यूनरेशन होगी वो डिसाइड भी कमिश्नर के द्वारा की जाएगी और पे भी कमिश्नर के द्वारा किया जाएगा। और कंप्लीट कितने दिन में करनी है? 90 डेज में ऑडिट कंप्लीट करनी है, और अगर 90 डेज को 90 डेज से और बढ़ाया जा सकता है अगर कमिश्नर चाहे तो। ठीक है, ये दो टाइप के आपके ऑडिट होते हैं। दोनों ही ऑडिट में कुछ भी अगर मिलता है, कुछ भी अगर पॉइंट मिलता है, तो उसके ऊपर कितना टैक्स बनता है, क्या बनता है, ये सारा कम्युनिकेट किया जाएगा किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को। रजिस्टर्ड पर्सन को बताया जाएगा कि भाई ये गलती मिली है तुम्हारी, उसकी वजह से तुम्हारा इतना टैक्स बनता है। तो रजिस्टर्ड पर्सन चाहे तो वो टैक्स पे कर सकता है, अगर टैक्स पे कर देगा तो बात खत्म हो जाएगी। पर अगर उसने टैक्स पे नहीं किया जो उसे बोला गया ऑडिट के बाद, तो ऐसे केस में उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है अंडर सेक्शन 73, 74। तो ये तो बात हो गई ऑडिट और असेसमेंट की। अब हम बात करेंगे इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर की। क्या होता है आखिरकार? इंस्पेक्शन क्या होता है? किसी के प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाके इंस्पेक्ट करना चीजों को। तो देखो, कोई भी प्रॉपर ऑफिसर अगर होगा, कोई भी अगर प्रॉपर ऑफिसर होगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर या फिर उससे अबव रैंक का कोई अधिकारी है, अगर उसे रीजन टू बिलीव है, रीजन टू बिलीव मतलब सिर्फ शक से काम नहीं चलेगा, अगर कोई रीजन है, लगता है कि आपको टैक्सेबल पर्सन ने कोई ट्रांजैक्शन छुपाई है, सप्लाई की ट्रांजैक्शन छुपाई है टैक्स को इवेड करने के लिए, या फिर उन्होंने स्टॉक छुपाया है, या फिर एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया है, सप्लाई छुपा ली या फिर स्टॉक छुपा लिया या फिर एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया, या फिर
कोई भी जीएसटी एक्ट का प्रोविजन कॉन्ट्रावेन कर दिया, या फिर जीएसटी एक्ट का कोई भी प्रोविजन इवेड कर दिया, कॉन्ट्रावेन कर दिया, ब्रीच कर दिया, या फिर ट्रांसपोर्टर या फिर ओनर या फिर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस और गोडाउन, या तो ट्रांसपोर्टर या फिर गोडाउन या वेयरहाउस का ओनर या ऑपरेटर है, उसने कुछ ऐसे गुड्स या डॉक्यूमेंट्स रख रखे हैं जिसके ऊपर टैक्स इवेड हुआ है या फिर इवेड हो सकता है, अगर ऐसा रीजन टू बिलीव है नॉट बिलो रैंक ऑफ द जॉइंट कमिश्नर, तो वो किसी प्रॉपर ऑफिसर को ऑथोराइज कर देगा कि भैया जाके इसके यहां पे इंस्पेक्शन करके आओ। तो उसके लिए क्या रीजन होने चाहिए? रीजन होने चाहिए। उसके बाद सर्च कंडक्ट की जा सकती है, सर्च एंड सीजर किया जा सकता है, वहां पे कुछ खोजने के लिए जाया जा सकता है प्रॉपर यहां पे टैक्स पेयर के यहां, और वहां पे जो पड़ा सामान है उसे सीज भी किया जा सकता है। देखो, जो ये सर्च और सीजर का वारंट इशू किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? जॉइंट कमिश्नर या फिर उससे अबव रैंक के अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। और जो भी व्यक्ति, जो भी ऑफिसर ये सर्च करने जाएगा, उसके पास पावर है कि वो क्या कर सकता है? गुड्स या फिर डॉक्यूमेंट्स या फिर बुक्स या फिर थिंग्स, गुड्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स या फिर कोई भी चीज को ढूंढ सकता है, और ढूंढने के बाद अगर उसे मिल जाती है और उसे लगता है सीज करना है तो उसे सीज कर सकता है, मतलब अपनी कस्टडी में ले सकता है। अब अगर कुछ चीजों को वो सीज नहीं कर पा रहा है, अपनी कस्टडी में नहीं ले पा रहा है, तो वहीं पे उसे क्या कर लेगा? डिटेन कर लेगा। डिटेन करना मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को इस चीज को यूज करने से रोक देना। तो टैक्स पेयर को बोलेगा कि इसे यूज नहीं करोगे, तो या तो सर्च और सीज कर लेगा या डिटेन कर लेगा। और अगर उसे कहीं घुसने नहीं दिया जा रहा, किसी प्रीमाइस में घुसने नहीं दिया जा रहा, किसी अलमीरा का खोल के नहीं दिखाया जा रहा, या फिर बॉक्स नहीं दिखाया जा रहा, तो ऐसे केस में उस बॉक्स को वो ब्रेक भी कर सकता है, या फिर उसका जो दरवाजा है वो खोल भी सकता है। वो उसके पास पावर है कि अगर उसे दरवाजा भी तोड़ना पड़ा तो वो तोड़ सकता है। और अगर किसी प्रीमाइस में उसको घुसने नहीं दिया जा रहा, उसको अंदर नहीं आने दिया जा रहा, तो ऐसे केस में वो उस प्रीमाइस को सील भी कर सकता है, ठप्पा लगा के सील कर देगा कि अब इसके अंदर कोई जाएगा नहीं, आएगा नहीं। यार ध्यान रखना, अगर कोई डॉक्यूमेंट, बुक्स या फिर थिंग्स, गुड्स की बात नहीं करें, कोई डॉक्यूमेंट, बुक्स या थिंग्स अगर हमने कुछ अटैच करी है या फिर हमने सीज करी है और उसका यूज नहीं किया गया है शो कॉज नोटिस में, अब ये सब सर्च सीज होने के बाद शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा टैक्स पेयर को कि भैया आपके यहां पे इंस्पेक्शन हुआ था, ये गलतियां मिली है। और अगर मान लो शो कॉज नोटिस में उन बुक्स, डॉक्यूमेंट्स या फिर थिंग्स का यूज ही नहीं किया गया, तो ऐसे केस में वो बुक्स, थिंग्स या डॉक्यूमेंट जो सीज किए थे वो वापस लौटाने पड़ेंगे टैक्स पेयर को। कितने दिन में? 30 दिन में फ्रॉम दी शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस इशू करने के 30 दिन के अंदर अंदर वापस लौटाने पड़ेंगे। अब आपने जो गुड्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीज किए थे उसे भी छोड़ना पड़ेगा। अगर किन किन चीजों में? अगर टैक्स पेयर आके आपको टैक्स पे कर देता है, भाई आपने गुड्स क्यों सीज किए थे? क्योंकि आपको लग रहा था कि भाई इस पे टैक्स पे नहीं किया टैक्स पेयर ने, तो अब टैक्स पेयर आके आपको एक बार क्या करेगा? टैक्स का पेमेंट कर देगा, या फिर आपको बॉन्ड या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देगा कि आप मेरा गुड्स छोड़ दो, अगर कल को मैं आपको टैक्स नहीं दूंगा तो आप मेरा बॉन्ड और सिक्योरिटी यूज कर लेना। तो ऐसे केस में प्रोविजनल बेसिस पे उस गुड्स को छोड़ दिया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। और अगर मान लो डिपार्टमेंट ने गुड्स सीज तो कर लिया, अब 6 महीने के अंदर अंदर डिपार्टमेंट ने कोई शो कॉज नोटिस इशू नहीं किया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ था ही नहीं। डिपार्टमेंट ने 6 महीने के अंदर भी उससे शो कॉज नोटिस इशू नहीं कर पाया, इसका मतलब उसने कोई गलती नहीं करी थी। तो 6 महीने के अंदर अंदर अगर शो कॉज नोटिस इशू नहीं किया जाता सीज करने के, तो फिर उन गुड्स को रिटर्न करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। बट हाँ, इस 6 महीने के टाइम को 6 महीने से और बढ़ाया जा सकता है। पर ध्यान रखना, अगर पेरिशेबल, हजार्डियस नेचर का कोई गुड्स है जो जल्दी खत्म हो जाता है, या फिर हजार्डियस है जो खतरा पैदा कर सकता है, या फिर जिसके लिए रखने के लिए जगह नहीं है, तो ऐसे केस में उसको डिस्पोज ऑफ भी किया जा सकता है, सेल भी किया जा सकता है। 6 महीने का वेट करने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, सर्च कंडक्ट करने के टाइम कौन कौन से प्रिंसिपल का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई सर्च करने अगर कोई ऑफिसर जाएगा तो उसके पास प्रॉपर वैलिड सर्च वारंट होना चाहिए, उसके साथ एक लेडी ऑफिसर जरूर होनी चाहिए। उसके बाद ऑफिसर जब भी रेड करने जाएंगे तो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा, और सर्च वारंट के ऊपर जो जिस व्यक्ति के यहां पे आप सर्च करने गए हो उससे साइन करवाने पड़ेंगे, और दो विटनेस आपके पास होने चाहिए जब आप सर्च कर रहे हो। मतलब डिपार्टमेंट सर्च कर रहा है तो उस टाइम 2 विटनेस वहां पे अवेलेबल होने चाहिए, इंडिपेंडेंट विटनेस, जो कि इस सर्च को देखेंगे, और उनके साइन भी होने चाहिए वारंट के ऊपर। ठीक है। उसके बाद जब भी ऑफिसर सर्च करने आएगा और सर्च करने के बाद वो प्रीमाइस को छोड़ के जाएगा, तो वो खुद को भी सर्च करवाएगा कि भाई वो कुछ सामान तो उठा के नहीं ले गया। उसके बाद जो भी पंचनामा और मजहार बनाया जाएगा, मतलब एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसके अंदर पूरी प्रोसीडिंग लिखी जाती है कि यहाँ पे सर्च कंडक्ट किया गया और सर्च के टाइम उन्हें क्या क्या गुड्स मिले, क्या क्या चीजें मिली, क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिले, और कहाँ कहाँ सीज कर लिया गया, और कौन कौन से व्यक्ति से बात हुई, क्या क्या बात हुई, ये पूरा प्रोसीडिंग लिखा जाता है।
कि आपने रेड के दौरान क्या किया, पूरा लिखा जाता है, उसको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जो भी ऑफिसर ने ये सर्च कंडक्ट किया है उसका नाम लिखा जाएगा वारंट के पीछे। उसके बाद जब आप सर्च और सीजर करोगे तो कुछ अधिकारी अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं कि भाई अगर कोई भी गुड्स वगैरह सीज किया जाता है सर्च और सीजर के दौरान, तो उस गुड्स को जब तक जरूरी है तब तक ही रखा जाए, उसके बाद उसको टैक्स पेयर को लौटा देना चाहिए। और अगर मान लो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स अगर हमने सीज किए हैं तो उसका फोटोकॉपी या फिर उसका एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड कर देना चाहिए। किसको? जिस भी व्यक्ति से इसको लिया गया टैक्स पेयर को फोटोकॉपी और एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड कर देना चाहिए। उसके बाद अगर 6 महीने के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस नहीं इशू किया जाता तो ऐसे केस में गुड्स को रिलीज कर देना चाहिए। और जो भी गुड्स सीज किए गए हैं उसका एक इन्वेंट्री बनाना चाहिए, लिस्ट बनाना चाहिए कौन कौन से गुड्स को रिलीज किया गया है। और पेरिशेबल और हजार्डियस नेचर के जो भी गुड्स हैं उनको इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सर्च हमेशा कंडक्ट होगी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर, और मतलब पूरी लॉफुली होगी। और सर्च कंडक्ट करते टाइम आपने एक जो पंचनामा बनाया है जिसके अंदर सारी डिटेल लिखी है वो आपको कमिश्नर को सौंपना पड़ेगा, प्रिंसिपल कमिश्नर को पास भेजना पड़ेगा कि हमने रेड के दौरान ये काम किया है। तो ये हो गया इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर। अब हम बात करते हैं अरेस्ट की। अरेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी को कस्टडी में लेना अंडर लॉफुल कमांड। ठीक है, तो लॉफुली किसी की कस्टडी लेना क्या होता है? अरेस्ट होता है। उसे उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी लिबर्टी से दूर कर देना भी अरेस्ट है। उसे मतलब वो अपने हिसाब से जीवन नहीं जी सकता, उसे जेल में डाल दिया जाता है, तो अरेस्ट बोलते हैं। अब ये कौन कर सकता है? यहां पे ध्यान रखना, कमिश्नर, सबसे बड़ा अधिकारी कमिश्नर ही इसको ऑथराइज कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए। और वो भी कब करेगा? अगर उसे रीजन टू बिलीव है, अगर उसके पास रीजन है कि भाई इस व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट किया है, सारे ऑफेंस नहीं, कोई 4 ऑफेंस। कौन से 4 ऑफेंस? अगर उनमें से कोई भी ऑफेंस किया है तभी अरेस्ट किया जाएगा। कौन सा ऑफेंस? अगर उसने सप्लाई कर दिया विदाउट इनवॉइस, मतलब सप्लाई तो कर दिया, इनवॉइस इशू नहीं किया ताकि टैक्स बचाया जा सके। उसके बाद उसने इनवॉइस इशू कर दिया बट सप्लाई नहीं किया, मतलब इनवॉइस इशू कर दिया ताकि सामने वाला उसका क्रेडिट ले सके और एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विस तो प्रोवाइड कराए नहीं, मतलब फेक इनवॉइस इशू किया है। और सामने वाले व्यक्ति ने आईटीसी अवेल कर लिया फेक इनवॉइस के नाम पे, मतलब बिना गुड्स एंड सर्विस रिसीव किए फेक इनवॉइस पे क्या कर दिया? आईटीसी अवेल कर लिया। या फिर बिना इनवॉइस के उसने क्या कर लिया? आईटीसी अवेल कर लिया। या फिर टैक्स कलेक्ट कर लिया लोगों से बट 3 महीने तक पे नहीं किया, लोगों से टैक्स कलेक्ट कर लिया और गवर्नमेंट को 3 महीने तक टैक्स पे नहीं किया। अगर ऐसा कोई ऑफेंस है और अमाउंट भी जो इन्वॉल्व है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, अगर पहली बार ऐसा कोई ऑफेंस किया है, इनमें से कोई भी ऑफेंस किया है और अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा है, या फिर ऐसा कोई ऑफेंस किया जो बार बार कर रहे हो, आप गलती से सीख ही नहीं रहे हो, आप बार बार कर रहे हो, भले ही फिर 2 करोड़ से अमाउंट कम हो, तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। किसके द्वारा? कमिश्नर के द्वारा, कमिश्नर के द्वारा। पर ध्यान रखना, अरेस्ट की गलत पावर्स का यूज ना कर ले, मतलब पावर्स का गलत यूज ना कर ले प्रॉपर ऑफिसर अरेस्ट के टाइम अपनी खुन्नस निकालने के लिए। तो उसके लिए सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं। उसमें बोला गया है कि अगर अरेस्ट किया जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? जो हमने ऊपर 4 ऑफेंस की बात करी, अगर उसका अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा है तो उसे बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है उस केस में अगर अरेस्ट किया गया है तो उसे बेल नहीं मिलती है, बट अरेस्ट करने वाले व्यक्ति को बताया जाता है कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है, और अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और अगर अरेस्ट किया गया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए तो ऐसे केस में उसे बेल दी जा सकती है, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के द्वारा बेल प्रोवाइड की जा सकती है। उसके लिए बॉन्ड और सिक्योरिटी जमा करवाना पड़ता है टैक्स पेयर को। और ऐसे केस में अगर बेल में फेल हो जाता है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और जितने भी अरेस्ट होंगे वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग होंगे। उसके बाद एक प्रॉपर ऑफिसर को एक और पावर दी जाती है सम्मन करने की। अगर मान लो कोई प्रॉपर ऑफिसर है, कोई काम कर रहा है, कोई इंस्पेक्शन कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, या फिर कोई रिटर्न वगैरह चेक कर रहा है, तो उसे लगता है कि भाई किसी व्यक्ति के पास इसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि प्रोसीडिंग के लिए रेलेवेंट है, या फिर कोई एविडेंस चाहिए या फिर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए जो किसी व्यक्ति के पास अवेलेबल हो सकता है, तो वो उस व्यक्ति को सम्मन इशू कर सकता है। तो ड्यूरिंग इंक्वायरी प्रॉपर ऑफिसर में सम्मन एनी पर्सन टू अपीयर बिफोर हिम एंड प्रोड्यूस सच एविडेंस। तो किसी को भी सम्मन इशू कर सकता है कि आप मेरे सामने प्रस्तुत हो, मेरे क्वेश्चंस का आंसर करो, या फिर मुझे एविडेंस या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो, ऐसा बोल सकता है प्रॉपर ऑफिसर। तो मतलब प्रॉपर ऑफिसर किसी को भी सम्मन कर सकता है। और सम्मन करने वाला अगर किसी को सम्मन कर दिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑफिसर के सामने पेश हो,
और अगर कोई एविडेंस मांगा जाता है या कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है जो उसके पास है तो वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा, और जो भी क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा उसका सच सच आंसर देना पड़ेगा, भले ही वो खुद दे या फिर उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी उसके बिहाफ पे जा सकता है। हाँ, अगर वो सम्मन इशू किया गया और वो नहीं गया तो ऐसे केस में उसके ऊपर 25,000 रुपए तक की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है और उसके ऊपर बाकी एक्शन भी लिया जा सकता है। अब सम्मन इशू करने के केस में भी कुछ गाइडलाइंस इशू की गई हैं ताकि सम्मन इशू करने का भी जो राइट है उसका मिस यूज ना किया जाए। उसके लिए क्या बोला गया कि भाई सम्मन आप हर किसी को इशू नहीं कर सकते, आप टॉप मैनेजमेंट को सम्मन इशू नहीं करोगे, आप टॉप मैनेजमेंट को सम्मन इशू नहीं करोगे जब तक कि आपके लिए बिल्कुल मजबूरी ना हो जाए। उसके बाद जो आपका सम्मन का लैंग्वेज है बहुत हार्श नहीं होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, और पहले से रिटन परमिशन होनी चाहिए किसकी, असिस्टेंट कमिश्नर और अबव अधिकारी की परमिशन चाहिए। और उसके बाद सम्मन आप बार बार इशू नहीं करोगे, एक बार में काम कर लो। और दूसरी बात, ऑफिस आवर्स के दौरान आपको सम्मन इशू करना है और सामने वाले को जो टाइम दिया उसकी रिस्पेक्ट करो, आप उसको बिठा के मत रखना, यह बात बोली गई है। उसके बाद एक और पावर दी गई है ऑफिसर को कि अगर कोई ऑफिसर चाहे, कोई प्रोसीडिंग चल रही है उसके दौरान उसे इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट या फिर कुछ ऐसा कुछ चाहिए तो वो जा सकता है किसी भी टैक्स पेयर के यहां पे और उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स या फिर कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर वगैरह को वेरीफाई कर सकता है। और वहां पे जो व्यक्ति मौजूद होगा, वहां पे पर्सन इन चार्ज, जहां पे वो चेक करने जा रहा है ऑफिसर, वहां पे जो व्यक्ति मौजूद होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चीजें मांग रहा है प्रॉपर ऑफिसर उसे प्रोवाइड किया जाए। या फिर कोई ऑडिट पार्टी भी है, कोई ऑडिट करने भी आया है, डिपार्टमेंट वाले आ सकते हैं, सीएसीएम में आ सकता है, तो उनको भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जो भी रिकॉर्ड प्रिपेयर किए गए हैं, मेंटेन किए गए हैं एज पर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला जो चैप्टर किया था ना, कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, तो वो रिकॉर्ड्स जो भी मेंटेन किए गए हैं, जो ट्रायल बैलेंस है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है या फिर अदर कोई भी रिलेवेंट रिकॉर्ड है, तो वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। कौन सा, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, एंड उसके साथ ही हमने ऑडिट एंड असेसमेंट चैप्टर भी किया कंप्लीट। अगर कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में कुछ डाउट आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नंबर आपके पास अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।